दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉक चैप्टर का आज हमारा 14th एपिसोड है। आज के एपिसोड में भी हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत एक प्रॉब्लम से करते हैं। और प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि हमारे पास एक रोड है और उस रोड के साथ एक टायर लगा हुआ है, यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ है इस जगह पे, और इसके साथ हमने एक स्ट्रिंग को बांध दिया है। इस जगह पे स्ट्रिंग बंधी हुई है। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। यहाँ पे इस रोड के साथ एक कॉलर को कनेक्ट किया, एक वर्टिकल पाइप है और उस वर्टिकल सिलेंड्रिकल पाइप के साथ एक यहाँ पे एक कॉलर कनेक्टेड है। और हमने इस रोड को इस कॉलर के साथ लगा रखा है। जरा देखिए कैसे। यहां पे ये हमारे पास रोड आ गई है और यहां पे इस तरह का कॉलर लगा रखा है। अब जरा देखो, ये कॉलर एक स्पेशल टाइप का है। एक होता है ज्वाइंट होना, ठीक है। ये स्मूथ है भाई, यहां पे ना कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। वर्टिकल कोई ऐसे कॉलर पाइप लगा हुआ है, उसके ऊपर एक कॉलर लगा हुआ है। अब जरा देखो, एक होता है इस कॉलर को फिक्स कर देना यहाँ पे, मतलब इस कॉलर के साथ ये रोड जो है ये पूरा वेल्ड हो रखी हो, यहाँ से पूरी एक फिक्स हो रखी हो। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे और ये रोटेट कर सकती है रोड। ऊपर नीचे जब जाएगा ना, ये जब जैसे ये आगे जाएगा, सोचिए आगे जाएगा तो ये यहाँ से एंगल चेंज हो सकता है। इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है जरा देखिए। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे रिएक्शन टॉर्क नहीं आएगा, यहां पे रिएक्शन टॉर्क भी आएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब ये वाले केस में जब आगे जाएगी तो ये जो यहां पे ज्वाइंट हो रखा है ना, क्योंकि ये तो सीधा ही मूव कर सकता है ना भाई, ये यहां से टिल्ट नहीं हो सकती, समझिए यहां से घूम नहीं सकती। तो इसका मतलब इसको ये जो वेल्ड हो रखा है यहां पे, ये इसको घूमने से रोक रहा है। यहां से इन दोनों के बीच म्यूचुअल रोटेशन नहीं होगा, समझ रहे हो, दोनों के बीच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। इसका मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे रिएक्शन टॉर्क भी आएगा इस केस में। लेकिन इस केस में हम रिएक्शन टॉर्क इस पॉइंट पे नहीं दिखाएंगे। जॉइंट को ध्यान से देखा करो, जो सपोर्ट लगे होते हैं उनको ध्यान से समझा करो कि कहां पे आपका रिएक्शन टॉर्क आएगा, कहां पे नहीं आएगा, कहां पे रिएक्शन फोर्स सिर्फ आएगा। तो ये दोनों तीनों चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या दे रखा है, इसका मास मान लीजिए 40 किलोग्राम का दे दिया है। इस पूरी रोड का जो मास है वो 40 किलोग्राम का दे दिया, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो आपको मान लीजिए 3 मीटर की दे रखी है। आपको पता नहीं इसमें टेंशन क्या आएगी, इसमें टेंशन क्या आएगी, ये क्वेश्चन है। सोचिए आपको ये कैलकुलेट करना है। यहां से यहां तक 3 मीटर है, 40 किलोग्राम इसका मास है। आपको इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें जरा समझिए। ये इक्विलिब्रियम में है, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस रोड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो रिएक्शन फोर्सेस दिखाने, तो यहां पे रिएक्शन फोर्सेस ऊपर लगेगा, सिर्फ NA बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूं। तो ये NA हो गया, और एक यहां पे टेंशन दिखाओगे आप T। तो यहां पे 2 फोर्सेस आपको दिखाने होंगे। दूसरा जो इसका मिडिल पॉइंट है 1.5 डिस्टेंस पे, उसमें आपका mg फोर्स आ जाएगा, ठीक है। यहां पे जरा देखिए, यहां पे कौन सा फोर्स आपको दिखाना होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो y डायरेक्शन में तो इजीली मूव कर सकता है, ये कॉलर स्मूथ है। तो y डायरेक्शन में तो यहां पे कोई रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा। यहां पे केवल और केवल रिएक्शन फोर्स अगर आपको दिखाना होगा तो इस तरफ लगेगा AX, इसको BX बोल देता हूं, ठीक है, या NB बोल दो, चलो NB केवल y डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये y डायरेक्शन में इधर उधर नहीं मूव करने देगी। ऊपर नीचे तो मूव कर सकता है ना यहां पे, तो इसका मतलब यहां पे x डायरेक्शन में कोई रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा, केवल y डायरेक्शन में कोई रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा, केवल x डायरेक्शन में यहां पे रिएक्शन फोर्स आपको दिखाना होगा, ठीक है। और यहां पे कोई टॉर्क भी नहीं दिखाओगे, रिएक्शन टॉर्क यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि ये वेल्ड नहीं हो रखा है यहां पे, ठीक है। तो फर्क समझिएगा। तो ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम है दोस्तों। अब यहां से सोल्व करना बहुत आसान है। कैसे सोल्व करोगे बताओ। यहां से आप NB की वैल्यू को क्या लिख दोगे बताओ जरा। NB हैज टू बी इक्वल टू टेंशन होगी, NB की वैल्यू तो T के बराबर ही हो जाएगी। ये T इधर है, ये इधर है, NB इक्वल टू T हो गया। दूसरा आप आइए वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो NA मेरा ये हो गया, NA has to be equal to 40 into 9.81, 40 into 9.81 सीधा सीधा NA आ गया। तो बस अब बचा गया NA तो निकल ही आया, ये 2 चीजें रहेगी। अब इन 2 चीजों को कैसे निकालोगे भाई,
टॉर्क की इक्वेशन से यहां पे लगाओ टॉर्क की इक्वेशन, क्योंकि Na and T दोनों ही गायब हो जाएंगे, इससे बचेगा सिर्फ Nb टॉर्क की इक्वेशन में। तो चलिए अगर मैं टॉर्क निकालूं यहां पे, तो टाउ A को आप जीरो कर दो, A पॉइंट पे नेट टॉर्क निकाल दो और उसको जीरो कर दो। तो A पॉइंट पे अगर मैं नेट टॉर्क देखूंगा तो एक तो mg का लगेगा, तो mg की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरफ आएगी, mg मेरा नीचे है, तो d क्रॉस f करोगे तो बाहर की तरफ टॉर्क आ जाएगा। कितना आएगा जरा देखिए, ये है 3/2, यहां से लेके यहां तक की लेंथ 3/2 होगी, cos 60, 3/2 cos 60 इज 3/4, तो 3/4 इंटू mg कर दो, 3/4 इंटू mg, m कितना है 40 और g की वैल्यू 9.81। ठीक है भाई, ये टॉर्क मेरा पॉजिटिव हो गया। अब आइए n इसकी वजह से, nb की वजह से, mg की वजह से तो आ गया, nb की वजह से देखते हैं। nb की वजह से ये परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए आपको, d इधर है nb इधर है, तो d क्रॉस f करोगे तो नीचे अंदर की तरफ आएगा, माइनस कर देते हैं और वो बनेगा nb इंटू ये जो पूरी लेंथ है 3 है, ये 60 है, तो 3 sin 60, तो ये बन जाएगा 3√3/2 बराबर के इधर 0। तो यहां से आप nb निकाल लोगे, nb और t दोनों ही बराबर आएंगे और वो क्या बन जाएंगे जरा देखिए, वो बन जाएंगे 40 इंटू 9.81 इंटू 3/4, ये हो गया, इंटू 2 डिवाइड बाई 3√3। सही है जी, ये हो गया। अब जरा देखो 3 से 3 कट गया, यहां से 2 जो है ये कट गया, यहां से ये 20 रह गया। ठीक है, तो NB इज इक्वल टू T इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 इंटू 9.81 डिवाइड बाई √3। इतना न्यूटन जो है ये मेरे पास NB और या फिर T कह सकते हो, ये वैल्यू निकल के आ गई। तो बहुत आसान प्रॉब्लम थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को जरा देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि मेरे पास कोई हेमिस्फेरिकल बॉल है, इस तरह का हेमिस्फेरिकल, कोई जैसे घरों में बर्तन होते हैं ना, ऐसे ले लो, इसका अंदर का सरफेस जो है वो स्मूथ है। ठीक है, ये ऐसे यहां पे रखा है। हमने क्या किया, अच्छा इसकी रेडियस दे रखी है r जो है वो इसकी रेडियस है, r की वैल्यू दे रखी है मान लीजिए 0.5 मीटर, ये 0.2 मीटर ले लो, चलो 0.2 मीटर इसकी रेडियस है दोस्तों। हमने क्या किया, हमने एक ऐसे रोड ली है और वो रोड को यहां पे रख दिया है इस तरह से। एक हमने रोड ली है और उस रोड को हम ऐसे छोड़ रहे हैं बस बीच में ना, अपने आप एडजस्ट कर लेगी वो रोड, ऐसे हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से छोड़ दिया और इस रोड की लेंथ है L की जो वैल्यू दे रखी है वो आप मान लीजिए वो है मेरे पास मे बी 1 मीटर, 1 मीटर नहीं लेते हैं, L की वैल्यू को हम ले लेते हैं ऑलमोस्ट 0.5 मीटर ले लेते हैं, चलो L को। ठीक है, इसका अपना कोई मास होगा, मास मैं यहां पे नहीं दे रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि अगर ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये कितना एंगल होगा, कितना एंगल टिल्ट होगी हॉरिजॉन्टल के साथ। यहां पे जो एंगल थीटा आएगा उस थीटा की वैल्यू बतानी है। यहां से आप एक जो यहां पे हॉरिजॉन्टल सरफेस बनेगा उसके साथ ये जो रोड है ये कितना एंगल बना रही है, ये इसको थीटा बोल दो। आपको ये थीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, ये सब इक्विलिब्रियम में है, ये आपको दे रखा है। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करें भाई, तो कहानी तो बड़ी सिंपल है। अब इसमें क्या होगा, अगेन आपको रिएक्शन फोर्सेस दिखाने होंगे। तो अगर मैं रोड के ऊपर रिएक्शन फोर्सेस दिखाने की कोशिश करूं, तो चलिए मैं रोड को अलग से बना लेता हूं। ये मेरे पास रोड है, ठीक है भाई, और इस पे अगर मैं रिएक्शन फोर्स दिखाऊंगा तो सबसे पहले ये मेरा सेंटर है यहां पे समवेयर। ठीक है, इसका यहां से ये जो डिस्टेंस है ये r है, ये ध्यान रखिएगा, ये r है। और यहां पे जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, इसका मतलब टुवर्ड सेंटर आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, इसको मैं NA बोल देता हूं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये मेरा NA बनेगा। R जो है, R यहां से यहां तक का R है, R की तरफ ही आएगा यहां पे फोर्स। नेक्स्ट आइए अब यहां पे, इस जगह पे जो यहां से R डिस्टेंस पे ना, यहां पे अब यहां पे जो रिएक्शन फोर्स आएगा दोस्तों वो इस रोड के परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि ये कर्वी है ना, आपको पता नहीं है कि जो एज पॉइंट हो रहा है इस रोड के परपेंडिकुलर आएगा। रोड का सरफेस जो है ना उसके साथ टच हो रखा है,
तो आप ये देखा करो कि प्लेन कौन सा सरफेस है उसके परपेंडिकुलर दिखा दिया करो, सीधा सा आइडिया है। तो यहां पे जो फोर्स आएगा वो आपका इस तरफ आएगा, मैं इसको बी बोल देता हूं पॉइंट को, ये एन बी हो गया मेरा, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये भी मेरी आर है, ठीक है, ये एन बी हो गया। दूसरा इसका L/2 डिस्टेंस समवेयर यहां पे है, सोचिए L/2 पे इसका एक mg फोर्स आ जाएगा, इसको मैं चलो mg फोर्स ये मैं L/2 पे ये दिखा दिया हमने, और तो कोई फोर्सेस नहीं है भाई, केवल यही रिएक्शन फोर्सेस है। अब सवाल ये उठता है कि एंगल क्या होगा, तो एंगल के लिए हम कैसे देखें, ये एंगल मेरा थीटा है, ठीक है। अब जरा देखिए, ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो ये बनना चाहिए 90। अब आप बोलोगे सर ये 90 कैसे, देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आर है और ये भी आर है आपका, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए कनेक्ट करूं तो जरा देखिए, ये भी आर है आपका और ये भी आर है, ठीक है। और ये एक सर्कल पे लाई करेगा, एक सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्फीयर है ना, तो स्फीयर में इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला एक सर्कल होगा, उस सर्कल पे लाई कर रहा है, ये भी आर है ये भी आर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर होगा, ठीक है। अब ये सर्कल पे लाई करेगा, ये आप कैसे कह सकते हो भाई, ये तो कोई जरूरी नहीं है सर्कल, नहीं सर्कल पे तो लाई करेगा, बट ये 90 हो ये आप नहीं कह सकते हो, ये मैंने गलत बोल दिया, ये 90 एंगल नहीं होगा, ठीक है। ये अगर थीटा है तो इसको मैं फाई मान लेता हूं, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है। फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, डोंट वरी। अब जरा देखिए, यहां से अगर आप देखें तो ये जो एंगल है ये थीटा है और ये 90 है, क्योंकि यहां से इसके परपेंडिकुलर है एन बी, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है भाई। एक बार जरा देख लीजिए, ये थीटा है ये 90 है, तो पूरा 90 प्लस थीटा हो गया, 180 में से माइनस कर दो, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अब ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो फाई की वैल्यू थीटा के बराबर ही होगी, इसका मतलब ये भी थीटा ही होगा, इसको आप थीटा ही लिख लो, सही है भाई। एक बार जरा देखिए कैसे हमने इसको थीटा बोला है, इसको समझिए। ये जो रोड थी ये एंगल आपका थीटा था, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा था वो थीटा था, ये थीटा है ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा फिर, और ये अगर थीटा है तो इधर भी थीटा आएगा, सही है भाई। तो ये हमने एंगल निकाल लिया थीटा। अब मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, कैसे, एक्स कंपोनेंट जरा निकालते हैं फोर्सेस का और वाई कंपोनेंट निकालते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो जीरो कर दो और टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं, अब तो बहुत आसान है। जरा देखिए, अगर मैं एक्स कंपोनेंट निकालूं तो यहां पे जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो कितना बनेगा, मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल करता हूं सो दैट थोड़ा मिक्स ना हो। तो यहां पे अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट इसका देखना चाहूं तो ये 2 थीटा बन गया, ये एन मेरा इस तरफ है, ध्यान दे रहा भाई, तो एन cos 2 थीटा करोगे तो इधर आएगा sin 2 थीटा, एन sin 2 थीटा ये ऊपर की तरफ हो गया, माइनस mg लिख दो, माइनस mg, और ऊपर की तरफ ये जो आएगा ये कितना आएगा बताओ जरा, ये आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये आपका थीटा हो जाएगा भाई, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर ना हॉरिजॉन्टल के, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा nb cos थीटा, ठीक है, बराबर के इधर 0। ये मेरी y डायरेक्शन में हमने लिख दिया। नेक्स्ट आइए x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में क्या बनेगा, na cos 2 थीटा, na cos 2 थीटा इधर हो गया, इज इक्वल टू, यहां से जरा देखो nb sin थीटा, nb sin थीटा, यहां से ये आ जाएगा, ठीक है भाई। एक बार आप देख सकते हो इस चीज को, तो मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक लिखा है। हाँ, अब एक काम कर सकते हैं हम, यहां से देखो थीटा और 2 थीटा की प्रॉब्लम आ रही है ना, इनको हमें एलिमिनेट करना होगा। टॉर्क की इक्वेशन भी अपने को लिखनी है, तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट आप लिख सकते हो, आप इस पॉइंट के अबाउट लिख सकते हो टॉर्क को, या इस पॉइंट के अबाउट लिख सकते हो। तो चलो टॉर्क को लिखते हैं, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, तो मैं टॉर्क अबाउट ए को 0 कर रहा हूं। तो टॉर्क अबाउट ए क्या आएगा ये जरा देख लेते हैं। सबसे पहले mg का देखते हैं, तो mg इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, d इधर है फोर्स इधर है, तो d क्रॉस f करोगे तो फोर्स टॉर्क अंदर की तरफ आएगा, तो माइनस लिखूंगा मैं, इंटू ये लेंथ है l/2, तो l/2 cos थीटा आ जाएगा, l/2 cos थीटा, ये टॉर्क आ गया इस mg की वजह से। अब आइए
इस एन बी की वजह से। तो एन बी की वजह से ये जो लेंथ आएगी ये क्या बनेगी, ये बनेगी आर कोस थीटा प्लस आर कोस थीटा। 2r कोस थीटा ये हो गई है, इंटू एन बी कर दो तो प्लस एन बी इंटू 2r कोस थीटा और बराबर के इधर 0। सही है जी, एक बार देख लीजिए। r कोस थीटा ये और r कोस थीटा ये, तो 2r कोस थीटा हो गया ना भाई ये लेंथ, और एन बी इधर हो गया, तो 2r कोस थीटा क्रॉस एन बी करोगे तो टॉर्क बाहर की तरफ आएगा, पॉजिटिव मैंने लिख दिया। अब जरा देखो कोस थीटा से कोस थीटा गया मेरा, ठीक है भाई, और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहे, तो यहां से एन बी की जो वैल्यू आएगी, एन बी कम्स आउट टू बी एम जी इंटू एल बाई 4। एक बार जरा चेक करो भाई, 4r, r भी आ जाएगा ना भाई, एम जी एल बाई 4r, एम जी एल बाई 2 और यहां पे 2r और आ जाएगा, एम जी एल बाई 4r, ये आ गया एन बी, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मुझे पता चल गई, एन बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है, बी पॉइंट पे जो रिएक्शन आएगी वो पता चल गई है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि बी पॉइंट तो ठीक है, बी पॉइंट पे तो पता चल गया, अब अपने को निकालना क्या है, अपने को ए पॉइंट पे भी रिएक्शन निकालनी है, एनए भी निकालना है, तो एनए यहां से आ जाएगा भाई, एनबी की वैल्यू पुट कर दो, तो एनए cos 2 थीटा इज इक्वल टू एनबी, एनबी की वैल्यू बनेगी एम जी एल बाई 2r, एम जी एल बाई 4r साइन थीटा। तो यहां से एनए आप निकाल सकते हो, एनए कम्स आउट टू बी एम जी एल साइन थीटा डिवाइड बाई 4r कोस 2 थीटा, यह आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप एनए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर मुझे थीटा निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, अगर मैं सिर्फ ये पूछता कि बताओ ये एंगल क्या आएगा, एंगल जो है वो मास के इंडिपेंडेंट आएगा, मास देने की जरूरत नहीं है रोड का, ठीक है। कैसे करें भाई, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखिए। अगर मुझे थीटा निकालना होता तो मैं एक काम करता, यहां से अगर मैं थीटा निकाल लूं तो थीटा कैसे निकालूंगा भाई, एन ए और एन बी में तो मुझे पता नहीं है, एन बी यहां से पता है मुझे एन बी की वैल्यू, तो एन बी की वैल्यू अगर मुझे पता है, एक काम करते हैं, यहां से अगर मैं साइन थीटा पता ना, कोस थीटा यहां से निकाल लो, एन बी कोस थीटा क्या बनेगा, एन बी कोस थीटा विल बी इक्वल टू, यहां से अगर मैं एन बी कोस थीटा निकालूं तो बनेगा एम जी माइनस एन ए साइन 2 थीटा, ठीक है भाई। ये मेरा एन बी कोस थीटा हो गया, और एन बी साइन थीटा क्या बना, एन बी साइन थीटा है मेरे पास एन ए कोस 2 थीटा। अब एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग एडिंग कर देते हैं, तो यहां पे बन जाएगा एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एन ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, जरा देख लो भाई, एन ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम जी इंटू एन ए साइन थीटा, एक बार साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। एक बार आप जरा देख लीजिए भाई, मेरे हिसाब से तो ठीक लिखा है मैंने, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। अब यहां पे एन बी को एन ए की टर्म में लिख दें, एन बी को एन ए की टर्म में लिख देते हैं, सो दैट एन ए पूरी तरह से हम एलिमिनेट कर सके। तो एन बी को एन ए की टर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ जरा, यहां से देखो, एन बी इक्वल टू एन ए कोस थीटा, तो यहां पे आ जाएगा एन ए कोस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मेरा एन बी आ गया, और इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू एन ए का स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम जी इंटू एन ए साइन 2 थीटा। एक बार जरा देख लीजिए अभी सही लिखा है क्या। अब यहां पे अगर मैं फर्दर देखना चाहूं तो फर्दर मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो एम जी है ना ये हटेगा, सही बताऊं तो। अब ये कैसे हटेगा वो मुझे देखना है। तो यहां से एन ए स्क्वायर, दोनों तरफ एन ए स्क्वायर आएगा, मैं एक काम करता हूं, इस एन ए स्क्वायर को एक तरफ ले आता हूं, तो जरा देखिए ये बन जाएगा एन ए स्क्वायर, अब आप वैसे तो आपको खुद सोल्व करना चाहिए, ये कोस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लो भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
Na स्क्वायर और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर करके -1 कर दिया, इक्वल टू mg स्क्वायर -2mg Na साइन 2 थीटा। एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है, क्या है, ये Na दोनों जगह पे आ रखा है, तो क्यों ना मैं Na को mg की टर्म्स में लिख दूं। अगर मैं Na को mg की टर्म्स में लिख दूंगा ना, तो मेरा mg हर जगह से कट जाएगा, प्रॉब्लम मेरी बहुत आसान हो जाएगी। तो जरा देखिए, Na की वैल्यू ये है mg l sin थीटा अपॉन 4r cos 2 थीटा, ये पुट कर देंगे यहां पे, थोड़ा लंबा जाएगा, बेहतर होता मैं यहीं पे पुट कर देता Na की जगह पे, ये सब पुट करने की जरूरत ही नहीं थी, Na की वैल्यू ये पुट कर देता ना, ठीक है, तो मेरे लिए आसान हो जाता। चलो कोई बात नहीं, कहां पे, यहां पे पुट कर दें भाई, इसी में पुट कर देते हैं ना, नीचे वाले में क्यों लेके आते हैं, चलो यहीं पे पुट कर देते हैं। Na की वैल्यू अगर मैं ये वाली पुट करूंगा तो ये क्या बनेगी बताओ जरा, अगर मैं ये पुट करूंगा Na की जगह पे, तो mgl sin थीटा अपॉन 4r cos 2 थीटा, सही है भाई, ये Na की जगह पे आ गया, इनटू cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा, cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है भाई, ये बन गया और इसका स्क्वायर हो गया। तो जरा देखिए, यहां से ये जो वैल्यू है ये कट गई, ये जो वैल्यू है ये कट गई, ठीक है, इज इक्वल टू बताओ यहां पे Na स्क्वायर में क्या करोगे, mg स्क्वायर अलग हो गया, l साइन थीटा अपॉन 4r cos 2 थीटा, और इसका हो गया स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस mg स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ mg इंटू Na की वैल्यू है mgl साइन थीटा अपॉन 4r cos 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा। एक बार जरा देख लीजिए अभी, सही है क्या। अब देखो यहां पे mg स्क्वायर है, यहां पे भी mg स्क्वायर है, यहां पे भी mg स्क्वायर है, यहां पे भी mg स्क्वायर है, तो देखो mg पूरा हट गया, इक्वेशन पूरी तरह से साइन थीटा कोस थीटा में रह गई है। जरा देखिए यहां पे क्या बना, यहां पे बना l स्क्वायर अपॉन 16r स्क्वायर, इधर बना l स्क्वायर अपॉन 16r स्क्वायर, सही बात है भाई, बराबर के इधर देखिए, यहां पे बनेगा l स्क्वायर अपॉन 16r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर 2 थीटा, सही है भाई। एक बार जरा देख लीजिए, प्लस यहां पे 1 आ गया, माइनस यहां पे क्या बन गया बताओ जरा, 2l बाई 4r ये बन गया, साइन थीटा इंटू टेन 2 थीटा, मेरे ख्याल से ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब फर्दर अगर मुझे करना हो तो फर्दर क्या करेंगे, फर्दर आप कोस स्क्वायर को कोस थीटा को, मतलब यहां से आप अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो एल और आर की वैल्यू आप यहां पे पुट कर सकते हो। थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ी लंबी प्रॉब्लम है, एल और आर की वैल्यू यहां पे पुट करके आप क्या कर सकते हो, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो यहां पे, ठीक है। और भी इसके आसान तरीके हो सकते हैं, बट एक तरीका मैंने आपको बताया कि एक तरीका ये भी है भाई, इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो हमने कुछ नहीं किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, बाकी सब कैलकुलेशन है। फ्री बॉडी डायग्राम में अगर आपने रिएक्शन फोर्सेस को सही से दिखा दिया तो फिर तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है, वो बहुत आसान है। आप रिएक्शन को दिखाना सीख लीजिए कि रिएक्शन फोर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद की कहानी बड़ी आसान है। अब यहां पे अगर आप एल और आर की वैल्यू पुट कर दोगे ना तो थोड़ी सिंपल और नजर आएगी आपको इक्वेशन, ठीक है। और कोस 2 थीटा को 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ऐसे आप लिख सकते हो भाई। देखो कोस 2 थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा को आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना भाई, ठीक है। इस तरह से आप कोस 2 थीटा को लिख सकते हो, ठीक है। और फर्दर अगर आप इसको लिखना चाहो तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दो, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो थीटा में ही कन्वर्ट कर लो सबको, ठीक है। 2 थीटा क्यों रखना है, थीटा में ही कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद थोड़ा और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके आप सोल्व कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा लंबा जाएगा कैलकुलेशन, बट सोल्व कर सकते हो फिर भी आप इसको, ठीक है। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के थीटा में आप इसको सोल्व कीजिए और मुझे बताइए कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी। यहां पे थीटा विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इसका मास कितना है रोड का, थीटा डिपेंड करेगा एल पे और इसकी रेडियस पे।
लेंथ क्या है और रेडियस क्या है उस पर डिपेंड करेगा, इसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। यहां पे हम स्मूथ ले रहे हैं सरफेस को, ये ध्यान दीजिएगा। अगर सरफेस स्मूथ है तो बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूं मैं, तब मैं बात कर रहा हूं। तो अगर लेंथ मेरी फिक्स है और मेरा सरफेस मेरा स्मूथ है तो आप इजीली इसको देख सकते हो, थीटा की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों अब इसी चीज को एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। यहां पे मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, और मैं 3 रोड मेरे पास हैं। इन तीनों रोड्स को मैं इसमें एक एक करके डालूंगा और देखूंगा कि कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ रहा है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो हम नहीं मेजर करेंगे, बट एक और इंटरेस्टिंग तरीके से हम इस चीज को चेक कर सकते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को। तीनों रोड जो है वो अलग अलग मास की है। अगर आप पहली रोड देखो, ये एल्यूमिनियम रोड है, लेंथ तीनों की बराबर है, ठीक है, तीनों को हमने इक्वल लेंथ रखा है। अगर आप इसको देखना चाहें तो तीनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। अब यहां पे अगर आप इसका मास देखें, ये सबसे हल्की है, इसका मास है ऑलमोस्ट 55 ग्राम्स। ये जो है जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है, ये आयरन रोड है बेसिकली, और इसका जो मास है वो है 10110 आई थिंक 110 ग्राम है, 109 110 ग्राम के राउंड है। और ये थोड़ी सी सबसे ज़्यादा हैवी रोड है और इसका जो मास है वो है 209 ग्राम। तो अब हम एक एक को इसके अंदर रखते हैं और देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आता है। बट एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि इनका जो शार्प पॉइंट है ना, ये वाले, ये बहुत शार्प पॉइंट है, ये यहाँ पे फ्रिक्शन दिखाएंगे, ये स्मूथ नहीं है। जैसे कि आपने थ्योरी में पढ़ा था, ये हम स्मूथ लेके चले थे, स्मूथ नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा वाइब्रेट करके इसको एक स्टेबल पोजीशन पे लेके आए, सो दैट हम फ्रिक्शन को थोड़ा बहुत ओवरकम कर सकें, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं सबसे हल्की रोड को ले रहा हूं। मैंने इसको यहां पे छोड़ दिया है, अब फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे रुक गई है, बट ये इसकी स्टेबल पोजीशन नहीं है, मतलब वैसे तो स्टेबल है यहाँ पे, बट अगर मैं थोड़ा वाइब्रेट करूंगा तो अपनी लोकेशन को चेंज करेगी। तो जरा इसको मैं वाइब्रेट करता हूँ सो दैट ये फ्रिक्शन को थोड़ा ओवरकम कर सके। ओके, अब मेरे ख्याल से अब ये सही पोजीशन पे आ गई है। अब इस पोजीशन में इसका अपना एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा घुमा के दिखाता हूँ सो दैट फ्रंट कैमरे से आप इसको देख सको। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ इसका कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, वो तो हम यहाँ पे मेजर नहीं करेंगे, हालांकि वो भी हम मेजर कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक निशान लगा देता हूँ, इस जगह पे एक निशान लगा देता हूँ सो दैट हमें ये पता रहे कि कितनी लेंथ इसके अंदर है, कितनी लेंथ इसके अंदर है, उससे अपने को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर से एक निशान लगा दिया है, ठीक है, कि भाई इतना जो लेंथ थी वो इसके अंदर थी, ठीक है, इतनी लेंथ हमारी बॉल के अंदर थी, ठीक है। तो मैं अब इसको 1 मिनट के लिए रख देता हूं। अब दूसरी रोड को देखता हूं, ठीक है। दूसरी रोड जो है वो मेरे पास ये 55 ग्राम्स की थी, ये आपकी 110 ग्राम्स की है। अब इसको अगेन सेम वही यहाँ पे कहीं पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब अगेन ये रुक गई है यहाँ पे, बट फ्रिक्शन की वजह से रुकी है ये। थोड़ा बहुत मैं इसको वाइब्रेट करता हूं, आई थिंक ये ऑलमोस्ट ये नॉर्मल पोजीशन में आ गई है, ठीक है। तो अगेन मैं आपको दिखाऊं तो ये भी थोड़ा सा इंक्लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये इंक्लाइन हो रखी है भाई। तो अब मैं अगेन इस पे भी निशान लगा लेता हूं, कहाँ पे है, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो हम मेजर नहीं कर रहे हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि कितनी लेंथ जो है वो इसके अंदर है। ओके, चलिए, ये मैंने इसको यहाँ से निकाल के और यहाँ पे मैं जरा निशान लगा लेता हूँ इसका, ठीक है। ओके, ये मैंने ब्लू कलर से इसका भी निशान लगा दिया, इसको मैं इधर रख रहा हूँ, ठीक है। अब आइए तीसरी रोड, तो इसको मैं फिलहाल के लिए ऐसे रख रहा हूं, ठीक है। एंड अगेन मैं फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आई थिंक ये हो गया है, ठीक है। अब इसको जरा मैं इसको घुमाता हूं, एक बार जरा फिर से कर देता हूं मैं। ओके, ठीक है, ये आई थिंक अब ये ऑलमोस्ट स्टेबल हो गई है। अब थोड़ा सा मैं आपको घुमा के दिखाता हूं कि ये भी इंक्लाइंड है, तो आप वर्टिकल कैमरे से देख सकते होगे कि ये आपकी इंक्लाइन हो रखी है, ठीक है। अब इसमें भी मैं निशान लगा लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रफली ये निशान आ गया, तो मैं इसको जरा उठा के और इस जगह पे इसका निशान लगा लेता हूँ ब्लू पेन से। अब क्योंकि हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो नहीं देखा, बट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का हमारे पास आइडिया आ जाएगा। कैसे आएगा? इंटरेस्टिंगली, जब मैं इन तीनों को एक साथ रखूंगा, चलिए इन तीनों को जरा एक साथ रखते हैं हम, और आप यहां पे देख सकते हो कि जो हमने निशान लगाया है वो निशान आपका ऑलमोस्ट सेम जगह पे है,
इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा सबका बॉल के अंदर था और ये वाला हिस्सा बॉल के बाहर था। तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा मास के। तीनों ही केस में बराबर आएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। आई होप आपको एक्सपेरिमेंट समझ आया। तो मिलते हैं फिर वापस, चलिए बोर्ड पे चलते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है उसको जरा देखते हैं। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। अब ये इसको आप खुद सोल्व कीजिएगा भाई, थोड़ा सा आगे आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। मुझे लगता है कि अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, तो आप इजीली इसको कर लोगे। हो सकता है मैंने कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर दिए हूँ इसके अंदर, वो भी आप एक बार देख लीजिए। अगर आप फर्दर थोड़ा बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो तो वो भी कर लेना। अल्टीमेटली तो आपको इक्विलिब्रियम की इक्वेशन सोल्व करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए। सोचिए मैं इस तरह की दो प्लेन दे रहा हूं आपको। ये जो एंगल है ये मान लीजिए 60 डिग्री का, ठीक है। ऐसी कोई प्लेन है, ये स्मूथ प्लेन है। यहां पे हमने कोई स्टॉपर लगा रखा है ऐसे वर्टिकल, और यहां पे एक रोड रखी गई है ऐसे। यहां पे हमने एक रोड लगा दी है, ठीक है, और यहां पे एक रोड लगी है, और यहां पे एक 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये आपका एंगल है 30 डिग्री। आपको बताना है रिएक्शन फोर्सेस क्या आएंगे ए एंड बी पॉइंट पे। तो मुझे लगता है वो आप खुद सोल्व कर सकते हो। अब आप इसको, ये क्वेश्चन कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब आप इस प्रॉब्लम को खुद से सोल्व कर सकते हो। रिएक्शन फोर्सेस ए और बी पॉइंट पे अगर आपको निकालने हैं तो कैसे निकालोगे जरा देखिए। अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बना दिया और उसमें रिएक्शन फोर्सेस को दिखा दिया सही से, तो बस प्रॉब्लम आसान है। जरा देखिए कैसे। ये पॉइंट है मेरा ए और ये पॉइंट है मेरा बी। अब यहां पे अगर मैं रिएक्शन फोर्सेस दिखाऊंगा तो दो फोर्स आएंगे यहां पे। कौन कौन से? एक तो स्टॉपर जो है ये इधर की तरफ फोर्स देगा इसके परपेंडिकुलर सरफेस के, ठीक है, इस तरफ, और एक जो नीचे वाला सरफेस है वो ऊपर की तरफ फोर्स देगा। तो ये बन गया ए वाई, ये बन गया मेरा ए एक्स। यहां पे इसके मिडिल में एक आपका एम जी फोर्स नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, एम जी फोर्स आपका नीचे की तरफ आ गया। अब आइए बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। ये एन बी फोर्स यहां पे हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर लगेगा बी के, इस रोड के, ठीक है। अब सुनिए, अगर मैं यहां से ये एंगल देखना चाहूं, ये मेरा बी है, ठीक है, ये एंगल अगर मैं देखना चाहूं तो ये एंगल कैसे देखूंगा जरा देखिए। ये 60 डिग्री के परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 60 है, तो आप ये कह सकते हो अगर मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा, ठीक है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा भाई हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ठीक है। और अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, सही बात है। और अगर ये 60 है, ये आपका कितना हो गया 120, तो ये वाला कितना हो गया, ये आपका 30 हो गया। तो ये एंगल क्या बनेगा, ये भी आपका 30 बन जाएगा। अब आप सोचिए ये 30 है और ये इसके परपेंडिकुलर है इधर, तो ये इसका मतलब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। माफ कीजिएगा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ गड़बड़ कर दिया भाई। जरा देखिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना इस नीचे वाले सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा भाई, ये ध्यान देना। तो जरा देखिए ये पूरा 60 है तो ये पूरा 60 बनेगा, ये 30 है तो ये भी आपका 30 बनेगा। तो ऊपर वाला क्योंकि ये 90 है यहाँ पे और ये 60 हो गया तो ये 30 आएगा भाई, ये 30 डिग्री आएगा। हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो है ये 30 डिग्री बना रहा है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा के देखें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो आएगा ये 30 डिग्री बनाएगा। एन बी जो आएगा ना, एन बी विल मेक 30 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, सही है। बस अब तो हो गया प्रॉब्लम, इतना सा दिखाना था। अब इक्वेशन लिखनी है भाई आपको, जो आपकी इक्वेशन है आपकी फोर्सेस की एंड टॉर्क की। वैसे तो टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो ही अननोन है इसमें, एन ए एंड एन बी। तो जरा देखिए अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो ए एक्स विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन बी कोस 30, ठीक है। और अगर मैं ए वाई प्लस एन बी साइन 30 करूं तो इट हैज टू बी एम जी, ये आपका एम जी आ गया। तो अब क्या करें भाई, अभी आपको टॉर्क चाहिएगा, आपको लेंथ चाहिएगी ना, ये लेंथ चाहिए ना भाई, लेंथ देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, टॉर्क निकालना पड़ेगा, टॉर्क की इक्वेशन और लिखनी पड़ेगी ना भाई आपको, ठीक है। तो टॉर्क की इक्वेशन के लिए आपको यहां पे आप टॉर्क लगा सकते हो, ठीक है।
नेट टॉर्क को आप जीरो कर दो, उसके लिए आपको एल देना पड़ेगा। तो चलिए एल ले लेते हैं। एल की वैल्यू अगर मैं लूं इसका, वो ले लेता हूं चलो 2 मीटर, एल को ले लेता हूं 2 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर एल को लेके आप टॉर्क की इक्वेशन निकाल के और आप ए एक्स एंड ए वाई को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और तो कोई हमारे पास इलाज है नहीं। वैसे एक इलाज है जिसको अगर हम करना चाहें तो नहीं, तब भी आप नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। हाँ, और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। नहीं, एक इलाज है ना, जरा देखिए ना, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे इस रोड के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक आपका Na एक्ट कर रहा है कुछ अलग डायरेक्शन में, Na, एक Nb और एक Mg। तो इन तीनों की वजह से जो टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो समवेयर कहीं मीट होगी। जरा देखो यहां पे ये और ये, इसका मतलब जो Na फोर्स आएगा वो आपका इस तरफ आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 फोर्स जब भी एक्ट कर रहे होते ना, Na फोर्स इस तरफ आएगा भाई, ठीक है। ये आपका Nb हो गया इस लाइन पे, ये आपका इस लाइन पे Mg हो गया, ठीक है। एक मिनट, ये आपका Mg हो गया, ठीक है भाई, और ये आपका Na हो गया। अब सुनिए, यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। और ये एंगल 30 डिग्री है, नीचे वाला भी 30 डिग्री है। नीचे वाला देखो, रोड का इसके साथ जो एंगल है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, ये भी 30 डिग्री है। तो टोटल एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया अभी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, अब जरा देखिए, अगर मैं इसको वर्टिकल लगा दूं यहां पे, ये 30 डिग्री है तो ये बनेगा 60 डिग्री, तो यहां पे ये 60 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये एंगल जो है ये भी आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक है। ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी आपका 60 बनेगा, ये भी आपका 60 बनेगा, ठीक है। अब आइए इधर, ये आपका 120 हो गया, ये आपका 120 हो गया भाई, ठीक है। ओके, अब अगर हमारे पास ये एंगल और आ जाए तो मजे आ जाए, ठीक है। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे वो जरा समझते हैं। तो जरा देखिए, इस रोड के साथ ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है, नहीं रोड के साथ परपेंडिकुलर नहीं है भाई, ये किसके साथ परपेंडिकुलर है, 60 डिग्री, ये 60 वाले के साथ। जरा देखो, ये जो लाइन आएगी ना इसके परपेंडिकुलर आएगा ये, ठीक है। तो बात बनेगी क्या, जरा देखो भाई कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल आ जाए तब भी बात बन जाएगी, ये एंगल कितना आएगा तब भी बात बन जाएगी। क्योंकि अब देखो ना, अगर आपने ये एंगल निकाल लिया ना तो हमें ax और ay के बीच की रिलेशन पता चल जाएगी कि भाई ax और ay के बीच में क्या रिलेशन है। तो फिर हमें l लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, l लेंथ देने की जरूरत नहीं है फिर अपने को, ठीक है। 3 ही तो फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना, एक mg, एक यहाँ पे एक Na फोर्स एक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे nb फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं भाई, ये एंगल कैसे निकालें, इस एंगल को हम कैसे कैलकुलेट करें। अगर ये एंगल आ जाए तो बात बन जाएगी मेरी, ये 30 है, ये भी 30 है, तो ये 60 हो गया, ये 60, ये 60, ठीक है। ओके, तो अब जो है, हाँ जरा देखिए भाई, देखो ये लेंथ l/2 है भाई, हमें l की वैल्यू मान लीजिए पता नहीं है तो कोई बात नहीं, ये l/2 है तो ये लेंथ भी l/2 होगी, ये लेंथ भी l/2 होगी, अब ये लेंथ भी l/2 होगी, ठीक है। ये l/2 है, ये l/2 है, ये एंगल 120 है तो ये 30 होगा, आइसोसेलेस बन गया ना, इधर भी l/2 है, इधर भी l/2 है, ये 30 बनेगा तो ये भी आपका 30 बनेगा, प्रॉब्लम सोल्व, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ये 30 था, ये भी 30 था, 60 इधर है, 60 इधर है, तो ये भी 60 होगा। अच्छा, ये l/2 है तो ये भी l/2 होगा, ये भी l/2 होगा और ये भी l/2 होगा। अब ये ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये l/2 है, ये l/2 है, ये 120 है, तो इसका मतलब ये बराबर होंगे फिर, तो 30-30 ये हो गए, ठीक है। अब सुनिए, ये Na के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये 60 का बन रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि ax की जो वैल्यू आएगी दैट हैज टू बी इक्वल टू Na cos 60, और ay की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Na sin 60। तो ax अपॉन ay अगर मैं कर दूं, ax और ay के बीच एक रिलेशन निकाल दूं मैं,
तो वो आपके पास बनेगी 1060, 1060 इज √3। तो ax इक्वल टू क्या बन गया बताओ जरा, √3ay ये बन गया। अपने को l देने की जरूरत नहीं है, गलत दे दिया मैंने, l की जरूरत ही नहीं है अपने को। l क्यों चाहिए अपने को, ठीक है, l चाहिए नहीं। ax और ay के बीच की रिलेशन आ गई है, वो रिलेशन मैं यहां पे पुट कर दूंगा, ठीक है। ax को ay की टर्म में रिप्लेस कर दो, अपने पास केवल दो अननोन रह जाएंगे, दोनों ही निकाल लोगे आप, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन बन जाएगा अब ये। तो देखो कितनी बढ़िया प्रॉब्लम थी ये, इसमें l लेंथ नहीं दे रखी थी और आपको यहां पे नॉर्मल रिएक्शन बतानी थी कि क्या आएंगी, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, नॉर्मल रिएक्शंस, ठीक है। क्योंकि इस रोड के ऊपर केवल और केवल 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं और कोई फोर्स है ही नहीं। अगर 3 ही फोर्स है तो तीनों फोर्स और इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्स कॉन्करेंट होने चाहिए, उसकी हेल्प से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर लेंथ दे रखी होती तब भी आपके लिए बहुत आसान होता, लेंथ दे रखी होती तो टॉर्क से भी कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर लेंथ नहीं दे रखी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आप बिना टॉर्क के भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, बिना लेंथ के भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक सरफेस है और यहां पे एक हल्का सा स्टेप बना रखा है हमने, और ये जो स्टेप है इसकी जो हाइट है वो है 50 mm, और यहां पे एक रोलर लगा रखा है, एक रोलर है जिसको हम खींच रहे हैं, ठीक है। एक मान लीजिए रोलर है जिसको हम यहां से खींच रहे हैं और ये स्टेप उसके आगे आ गया है। रोलर के पे हमने एक ऐसे रोड कनेक्ट की हुई है और उस रोड से हम इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, मान लीजिए 30 डिग्री पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे। इस रोलर का मास है 50 किलोग्राम, ठीक है, और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो आपको दे रखी है 300 mm। सवाल ये है कि इस स्टेप के ऊपर इसको पुल ओवर करने के लिए हमें कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नीचे सरफेस मेरा स्मूथ है तो आपको बताना है कि कितना फोर्स से हम इसको खींचें कि हम इसके ऊपर पुल ओवर कर दें इसको। अब ये आप कैसे करोगे सोल्व, अब जरा देखिए, इसमें भी सिंपल कहानी है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा तो बात बन जाएगी। सबसे पहले तो इसको इसके ऊपर चढ़ने के लिए जरूरी है कि यहां पे नॉर्मल फोर्स मेरा नेग्लिजिबल हो। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फोर्स की वैल्यू पूछी है, कितना फोर्स आपको लगाना होगा यहां पे कि भाई इसको इसके ऊपर पुल ओवर कर लोगे आप। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पे नॉर्मल फोर्स को 0 करना होगा। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस रोलर का, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। इसके ऊपर चढ़ने की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई आपका यहां पे जो नॉर्मल फोर्स होगा ना वो आपका 0 होगा ऊपर की तरफ। इस पॉइंट को मैं A पॉइंट बोल देता हूं, इसको मैं B बोल देता हूं, इसको मैं सेंटर को C बोल देता हूं। तो A पॉइंट पे Na की वैल्यू होगी 0। अब आइए B पॉइंट पे, यहां पे है मेरा B पॉइंट, ठीक है। B पॉइंट पे क्या होगा, इस सरफेस के, देखो ये तो कॉर्नर पॉइंट आ गया, तो एज पॉइंट आ गया। एज पॉइंट से कभी भी नहीं देखते, एज पॉइंट के साथ जो दूसरा सरफेस जो अटैच्ड है उसके परपेंडिकुलर रिएक्शन आएगी। तो इसका मतलब इस तरफ सेंटर की तरफ एक रिएक्शन आएगी NB, ठीक है। यहां पे 30 डिग्री पे एक फोर्स लग गया F, अपने को F की वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं इन सबको मिलाऊंगा तो ये इस तरह से मिल जाएंगे ये, ठीक है भाई। ऐसे आपका ये NB हो गया, Na तो मेरा 0 ही हो गया, ये मेरा फोर्स हो गया, और ये जो एंगल है फोर्स का ये आपका 30 डिग्री है। अब यहां पे एक फोर्स और एक्ट कर रहा है जिसको हम mg बोलेंगे, डाउनवर्ड। ये फोर्स है डाउनवर्ड mg, ठीक है। mg फोर्स मेरा डाउनवर्ड है, ठीक है। ये फोर्स मेरा इस तरफ है 30 डिग्री पे, nb इधर आ गया, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम ये कैसे कैलकुलेट करें। तो अगेन सेम वही फोर्सेस की इक्वेशन लिखनी है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, इक्विलिब्रियम में है कंडीशन, तो ये तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई भाई। ये एंगल अगर आ जाए तो मजे आ जाए। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे जरा देखिए। अगर मैं यहां से इसको कनेक्ट करूं तो ये जो हाइट आएगी ये कितनी आएगी बताओ, ये हाइट आएगी 300 mm - 50, 250 mm ये हो गई है, ठीक है, और ये 300 mm हो गई है, ठीक है। तो ये 300 mm है, ये आपकी 250 है। इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं, तो यहां से कोस थीटा जो बनेगा दैट हैज टू बी इक्वल टू 250/300। यहां से आप थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। अगर ये थीटा आ गया तो ये बनेगा 90 - थीटा। अब यहां से NB के 2 कंपोनेंट आप निकाल सकते हो। मैं
ब्लू कलर से दिखा देता हूं, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और एक आपका इधर कंपोनेंट आएगा। ये जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस थीटा। ऐसे ही एफ के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आपका इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा, एक आपका इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा। तो अगर मैं सबसे पहले एफ एक्स की बात करूं तो एफ एक्स में जरा देखिए, एक तो एफ का आएगा एफ कोस 30 एक्स की तरफ होगा इज इक्वल टू एन बी कोस 90 माइनस थीटा, एन बी साइन थीटा, एन बी साइन थीटा। ठीक है भाई, सही बात है। एन बी साइन थीटा इधर है, एफ एक्स कोस 30 इधर है। तो यहां से जरा देखिए अपने पास क्या क्या पता है, अपने को साइन थीटा की वैल्यू पता है तो वो पुट कर देंगे। तो एक रिएक्शन एक इक्वेशन तो ये होगी। दूसरी इक्वेशन जरा देखिए, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, एफ साइन 30 को हाफ कर देता हूं, एफ साइन 30 माइनस एम जी प्लस एन बी, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है ना, तो एन बी साइन थीटा इधर है, एन बी कोस थीटा इधर आ जाएगा, एन बी कोस थीटा इक्वल टू 0। यहां से ये भी आप 0 कर दो। तो अननोन केवल एक एन बी है और एक एफ है, तो दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन है। मेरे ख्याल से आप सोल्व कर सकते हो भाई, आप एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, आसान कहानी है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब यहां से आगे आप खुद सोल्व कर सकते हो। इवन आप रेशियो से भी कर सकते हो, यहां से एन बी कोस थीटा निकाल लो आप। ठीक है, जरा देखो एन बी को हटा दो ना, एन बी कोस थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी एम जी माइनस एफ बाई 2। अब ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो अगर मैं रेशियो ले लूं तो यहां पे टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, दिस अपॉन दिस किया ना मैंने, तो एन बी से एन बी कट गया, इधर टेन थीटा आ गया और इधर क्या बन गया, एफ रूट 3/2 डिवाइड बाई एम जी माइनस एफ बाई 2। थीटा की वैल्यू अपने को पता है यहां से। ठीक है, तो टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा, यहां से आप एफ निकाल लोगे, एम जी आपको पता है। तो आप बाकी कैलकुलेशन आप खुद करें, प्रॉब्लम जो है वो बहुत आसान है भाई, अब इसको आप खुद से सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।